हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप व्हेन लोड इज इंडक्टिवली डोमिनेंट इन नेचर। तो देखिए, इससे पहले मेरे चैनल पे मैंने कुछ वोल्टेज रेगुलेशन के दो वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं, जिसमें कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1 और एक वीडियो वोल्टेज रेगुलेशन का पार्ट 2 के नाम से भी वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस के कंटेंट्स को अगर वॉच नहीं किया है तो प्लीज वो वीडियोस को पहले वॉच कीजिए, ताकि आज का जो कंटेंट है लेक्चर का वो आपको काफी अच्छे से इंटरेस्ट से आप उसे समझ सको। वो दोनों वीडियोस के जो लिंक्स है वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो प्लीज आप उसे फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ ये जो ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज है जिसमें 26 वीडियोस को मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियोस है, तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज वो वीडियो जो है वो अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जो है इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के जो नोटिफिकेशंस है वो सही वक्त पे आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी, ये जो व्यू है ये मैंने बना के रखा है। तो इसको अभी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन देखिए, हम लोग लोड जो है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जनरली 85% लोड जो होता है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का ही होता है प्रैक्टिकली। तो बाकी जो लोड रहेंगे जैसे कैपेसिटिवली डोमिनेंट हो गया या रेजिस्टिव नेचर का जो लोड हुआ, उसके लिए भी हम लोग अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप को जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें स्ट्रिक्टली जब लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट इन नेचर का हो तो उसके लिए ही हम लोग अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप जो है उसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो E2 है ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ये रहेगा। लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का है और ये लोड इंपीडेंस हुआ ZL। उसके अलावा I2 ये लोड करंट या सेकेंडरी वाइंडिंग करंट हुआ। R02 ये इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर ये हुआ। X02 जो है वो है इक्विवेलेंट या टोटल रिएक्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। और Z02 जो है वो है इंपीडेंस कॉम्बिनेशन ऑफ R02 एंड X02, दैट इज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ये है आपका Z02 इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट या टोटल इंपीडेंस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर का, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो अभी सेकेंडरी साइड में अवेलेबल है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वो हम लोग कैलकुलेट करने में आज इंटरेस्टेड है, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए फेजर डायग्राम जो है उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो किस तरह से फेजर डायग्राम का हम लोग यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है या रादर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को पता ही है कि नो लोड से जब हम लोग स्विच होते हैं लोडिंग कंडीशन के तरफ, जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल कंडीशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आप लोगों को पता है जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होता है या लोड वोल्टेज होता है वो वैरी होता है। क्यों वैरी होता है ये भी हम लोगों ने इससे पहले जो दो वीडियोस देखे हैं वोल्टेज रेगुलेशन के उसमें हम लोगों ने देखा था। जैसे कि आप लोग देखिए, E2 ये तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में वो है। लेकिन आप लोगों को पता है जब लोड कनेक्ट होता है और सेकेंडरी साइड जब क्लोज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद ये I2 करंट फ्लो होता है। और ये जो लोड करंट है जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में जब फ्लो होगा तो आपको अच्छे से पता है फाइनाइट वोल्टेज ड्रॉप होते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। तो जब ये करंट R02 में फ्लो होगा तो I2 R02, ये देखिए I2 R02 ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। और सेम करंट जब ये रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस जो है कंप्लीट
ट्रांसफार्मर का, उसमें फ्लो होगा, तो I2 X02 ये आपका क्या रहेगा, रिएक्टिव ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप ये जो रहेगा, उस वजह से आप लोगों को अच्छे से पता है कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो एज इट इज लोड वोल्टेज ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद कुछ वोल्टेज, कुछ फाइनाइट वोल्टेज ये ड्रॉप होता है वाइंडिंग के टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से ट्रांसफार्मर के। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग वोल्टेज रहेगा वो रहेगा लोड वोल्टेज और वो रहेगा V2। तो लोड वोल्टेज हम लोग V2 को बोल सकते हैं। और आपको ये पता ही है कि जब लोड कनेक्ट नहीं होता है, सपोज अगर आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है तो ये सेकेंडरी साइड ये ओपन रहेगी, तो करंट जीरो रहेगा, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है तो फिर जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उतना ही लोड टर्मिनल्स है, सेकेंडरी टर्मिनल्स में आप मेजर कर पाओगे। मतलब E2 ये जो लेवल है, जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उतना ही आप यहां मेजर कर पाओगे। तो E2 ये आपका नो लोड वोल्टेज और V2 ये आप लोड वोल्टेज बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि नो लोड टू लोडिंग कंडीशन की तरफ जैसे ही हम लोग स्विच ओवर होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते हुए आपको दिखता है या वोल्टेज चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है यहाँ। तो ये जो फिनोमिना है इसे ही हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप, ये रादर वोल्टेज ड्रॉप। अप्रोक्सीमेट तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड यूज कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट यूज कर रहे हैं, इसलिए वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप उसे बोल रहे हैं। तो देखिए फाइंड आउट किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम को कंसीडर करते हैं और उसके हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल होता है, अगर फॉर्मूला अगर आप चाहते हो, फॉर्मुलेशन अगर आप चाहते हो वोल्टेज ड्रॉप का, तो वो तो रहेगा E2 माइनस V2। क्योंकि आप देखिए E2 माइनस V2 मतलब E2 माइनस V2 अगर आप करोगे, E2 और V2 का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस अगर आप लोगे तो आपको ड्रॉप कितना हुआ ये पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल अगर लेना है तो कंसीडर कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग ये E2 जो है उसे 100 वोल्ट मान लेते हैं। सपोज आप अज्यूम कीजिए कि 100 वोल्ट इतना ईएमएफ ये इंड्यूस्ड हुआ है, उसमें से अभी 20 वोल्ट इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। तो जो रिमेनिंग वोल्टेज जो रहेगा लेट इट बी 80 वोल्ट, वो मिलेगा लोड टर्मिनल्स में। इसका ही मतलब क्या है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि ड्रॉप कितना हुआ, तो कितना ड्रॉप हुआ है वोल्टेज, 20 वोल्ट इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो वो फाइंड आउट कैसा करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट कैसे करेंगे, 20 वोल्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल 100 माइनस 80 आप फाइंड आउट कीजिए, 20 मिल जाएगा। इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 20 वोल्ट, ये आपने किस तरीके से फाइंड आउट किया, 100 माइनस 80 करके। इसका ही मतलब आपने क्या किया, E2 माइनस V2 किया। इसीलिए देखिए E2 माइनस V2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मुलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, E2 माइनस V2। शायद आपको क्लियर हुआ हो। एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर किया है जिसे शायद आपको काफी अच्छे से समझा है कि वोल्टेज ड्रॉप मतलब ही E2 माइनस V2 होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो E2 माइनस V2 मतलब अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप अपना यहां रहेगा। तो उसे ही, उसका ही फॉर्मुलेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम हम लोगों को करना है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्लीज लास्ट तक आप उसे अच्छे से सीरियसली वॉच कीजिएगा ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके और आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये फेजर डायग्राम को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेफरेंस जो लेते हैं वो लेते हैं V2 को रेफरेंस ले रहे हैं। V2 ये आपका लोड वोल्टेज है, तो V2 को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका रेफरेंस वेक्टर है V2। आप देखिए ये आपका ओरिजिन हुआ और ये जो वेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं V2 ये रेफरेंस वेक्टर है। रेफरेंस वेक्टर है इसलिए उसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने बनाया है। तो देखिए V2 तो रेफरेंस वेक्टर हुआ। उसके बाद देखिए ये जो लोड है, ये लोड टर्मिनल या लोड वोल्टेज जो है V2, लोड का करंट है I2। तो देखिए ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज लोड वोल्टेज है V2, देखिए लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट जो है वो है I2 और देखिए लोड जो है वो है इंडक्टिवली डोमिनेंट। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। देखिए लोड का वोल्टेज V2 रहेगा, लोड का करंट है I2 और लोड का जो नेचर रहेगा वो है इंडक्टिवली डोमिनेंट। लोड जो हमने कंसीडर किया है वो है इंडक्टिवली डोमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्योरली इंडक्टिव अगर लोड रहता तो आप करंट को 90 डिग्री पीछे बताते वोल्टेज से। अगर इंडक्टिवली डोमिनेंसी है तो करंट ये लैग ही रहेगा,
पीछे रहेगा। बस एक है कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन नहीं है, लोड ये प्योरली इंडक्टिव नेचर का नहीं है, इसीलिए करंट 90 डिग्री पीछे तो नहीं रहेगा लेकिन रहेगा लैगिंग ही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो I2 है, आप देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग कंसीडर करते हैं ऑलवेज, वेक्टर का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग कंसीडर करते हैं वेक्टर का। तो आप देखिए एरो का टिप जो वेक्टर के पास है वो आगे है, तो एरो का टिप V2 के पास है, V2 ये रेफरेंस वेक्टर के पास है, मतलब वो आगे हुआ। तो आप देखिए टेल जो है वो है I2 के पास, तो टेल I2 के पास है, इसका मतलब क्या है कि I2 जो है वो लैग कर रहा है। तो इस तरह से आप देखिए I2 वेक्टर जो है ये लैग कर रहा है V2 से, कितने एंगल से, phi2। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहां तक हम लोगों ने फेजर डायग्राम को किस तरीके से बनाया हुआ है। तो अब देखिए ये तो हुआ I2 वेक्टर के बारे में, और V2 ये आपका रेफरेंस हुआ। तो phi2 ये पावर फैक्टर एंगल है, विच इज द एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज V2 एंड लोड करंट I2। देखिए लोड वोल्टेज V2 एंड लोड करंट I2, उसके बीच में ये एंगल है phi2। तो अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे अभी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो फेजर डायग्राम में बताना है, क्योंकि हम लोगों को फेजर डायग्राम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कंसिडर करना है। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप के कैलकुलेशन के लिए हम लोग फेजर डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप्स को किस तरीके से हम लोग फेजर डायग्राम में बना पाएंगे वो आप देखिए। दो टाइप के आपके पास वोल्टेज ड्रॉप से, एक रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप और एक रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कहां ऐड करना है, किस तरीके से आप बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 20 वोल्ट ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, जिसमें रेजिस्टिव ड्रॉप भी आ गया और रिएक्टिव ड्रॉप भी आया हम लोगों के एग्जांपल के हिसाब से। तो ये 20 वोल्ट कहां ऐड होगा, 80 में। 20 वोल्ट ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, ये आप जब 80 वोल्ट में ऐड करोगे, V2 में ऐड करोगे, तभी आपको 100 वोल्ट मिलेगा। इसका ही मतलब क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप्स आपको बनाना है, लेकिन कहां ऐड करना है आपको। वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट ये कहां ऐड करना है, V2 में ऐड करना है, 20 ये 80 में ऐड करना है। तो चलिए V2 से स्टार्ट करते हैं, V2 में ऐड करना है वोल्टेज ड्रॉप को। तो ऑलवेज याद रखिएगा सबसे पहले रेजिस्टिव ड्रॉप जो है वो ऑलवेज बनाना होता है। तो रेजिस्टिव ड्रॉप हम लोग बनाते हैं और किस में ऐड करते हैं उसको, वोल्टेज ड्रॉप को किस में ऐड करना है आपको, V2 में ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रिक्वायरमेंट है फेजर डायग्राम के ड्रॉ करने के लिए हमारी, कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका वेक्टर है I2। अब देखिए ये जो वेक्टर है I2, इससे एक पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ कंसिडर किया है, तो ये भी क्या रहेगा, I2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी I2 लिख के रखा है मैंने, यहाँ पे भी I2 लिख के रखा है, तो ये पूरा वेक्टर जो है ये आप समझ सकते हैं, ये आपका I2 वेक्टर रहेगा। ठीक है, ये आप देखिए ये I2 वेक्टर है, ये सेम वेक्टर से पैरेलल एक वेक्टर मैंने यहाँ कंसिडर किया हुआ है, तो इसे मैं I2 बोल सकता हूँ। देखिए I2 बोल सकता हूँ। फेजर डायग्राम में कभी भी आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपको पैरेलल ड्रॉ करना होगा एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने वही किया हुआ है, क्योंकि देखिए उसका बेनिफिट क्या है वो आपको 2 मिनट में ही समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक ये वेक्टर के तरफ मैं आ चुका हूं, I2 वेक्टर मैंने बना लिया है। अब देखिए ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। देखिए मुझे सबसे पहले रेजिस्टिव ड्रॉप को बनाना है फेजर डायग्राम में, तो किस तरीके से बना सकते हैं वो देखिए। ये रेजिस्टिव ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू। तो I2 जो है वो है करंट, और R02 ये है आपका रेजिस्टिव ड्रॉप, कैलकुलेट रेजिस्टिव ड्रॉप कंसीडर करना है। तो R02 ये टोटल रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड हुआ। तो I2 इंटू R02 ये है आपका रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और ये वो करंट है जिसकी वजह से ये ड्रॉप हुआ। तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, ये है करंट। तो वोल्टेज ड्रॉप और करंट तो हुआ, और ये है आपका नेचर। रेजिस्टिव ड्रॉप आप लोग बनाना चाह रहे हो, तो ड्रॉप का नेचर क्या हुआ, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव ड्रॉप हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव ड्रॉप है, इसीलिए करंट और वोल्टेज ये इन फेज रहेगा, क्योंकि अगर नेचर ये रेजिस्टिव है, वोल्टेज ड्रॉप अगर रेजिस्टिव नेचर का आप लोग बता रहे हैं, तो करंट और वोल्टेज ड्रॉप ये एक ही जगह पे होगा, इन फेज रहेगा। तो आप देखिए ये आपका I2 का वेक्टर है जो यहां से आपने यहां शिफ्ट किया था। तो आप देखिए I2 ये आपका करंट हुआ, और देखिए आप ये जो करंट है I2, करंट वेक्टर है I2, इसको ही आगे एक्सटेंड करके मैंने I2 R02 बता दिया है। इसका मतलब क्या है कि I2 R02 और ये करंट वेक्टर I2 ये इन फेज हुआ। तो इसका ही मतलब करंट I2 इज इन फेज विद वोल्टेज ड्रॉप I2 R02 ऐसा हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि करंट और वोल्टेज, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप I2 R02 ये एक ही जगह पे क्यों बताया है, क्योंकि नेचर है रेजिस्टिव, वोल्टेज ड्रॉप का नेचर है रेजिस्टिव, इसलिए करंट I2 और वोल्टेज ड्रॉप I2 R02 ये इन फेज बताया हुआ है। ये देखिए ये करंट I2 हुआ, जहां पे करंट वेक्टर है उसको ही, वही वेक्टर को आगे एक्सटेंड करके देखिए एरो दिखाई दे रहा है, I2 R02 लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने एक वोल्टेज ड्रॉप बता दिया है, लेकिन देखिए कहीं पे भी नहीं बताना था। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है 20 वोल्ट, ये जो टोटलिटी में बात कर रहे हैं, लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये ऑलवेज किसमें ऐड करना है, V2 में ऐड करना है, 2080 में ऐड करना है, वोल्टेज ड्रॉप V2 में ऐड करना है। तो देखिए ये जो V2 वेक्टर है उसमें ही मैंने यहां अभी एक वेक्टर बताया है I2 R02। तो अभी आपको शायद ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने I2 को शिफ्ट क्यों किया है। I2 को मैंने कहां शिफ्ट किया था, जहां पे V2 वेक्टर है। तो ये जो V2 वेक्टर था रेफरेंस, वहां मैंने शिफ्ट किया था I2 को। वो इसलिए शिफ्ट किया था ताकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है I2 R02 ये वहीं पे दिखे जहां पे, ये वहीं पे ऐड होते हुए दिखे जहां पे V2 है। क्योंकि आप देखिए ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, ये 20 वोल्ट जो वोल्टेज ड्रॉप है ये 80 में ऐड करना था, V2 में ऐड करना था। तो आप देखिए वैसा दिखाई दे रहा है। ये जो V2 वेक्टर है उसमें आप ये वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको जो है I2 R02। तो I2 R02 ये जो वेक्टर है ये V2 में ऐड हुआ है। इसका ही मतलब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है I2 R02 ये V2 में ऐड हो चुका है। तो ये तो हो गया एक पर्पस आपका। और दूसरा पर्पस ये है कि करंट और वोल्टेज ड्रॉप इन फेज चाहिए था, तो इन फेज भी दिखाई दे रहा है। तो यही रीजन था कि हम लोगों ने करंट ये वेक्टर को पहले शिफ्ट कर लिया। तो चलिए इस तरह से V2 ये जो वेक्टर था उसमें रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो है I2 R02 ये ऐड हो चुका है। तो ये तो हो गया एक वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर I2 R02। लेकिन आपको देखिए ये I2 R02 के बाद रिएक्टिव ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप भी शो करना है। तो वो किस तरीके से शो कर सकते हैं वो देखिए। तो उसके लिए भी हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेंगे। तो आप देखिए I2 X02 ये रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है और ये वो करंट है जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ। क्योंकि ये जो रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव नेचर का रहेगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि I2 X02 ये है रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप और ये वो करंट है जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो आप देखिए तो ये करंट हुआ और ये वो वोल्टेज ड्रॉप जिसकी वजह से, ये करंट की वजह से ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो नेचर देखिए, नेचर जो है वो है इंडक्टिव। रिएक्टिव ड्रॉप इंडक्टिव ड्रॉप है वो। तो इस तरीके से देखिए रेजिस्टिव ड्रॉप तो आपने अलग से बता दिया। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो इंडक्टिव ड्रॉप है, प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप है। तो इंडक्टिव ड्रॉप बताना है तो करंट 90 डिग्री पीछे बताना होगा, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव नेचर का ड्रॉप बता रहे हैं तो करंट ये लैगिंग रहेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। तो आप देखिए ये करंट वेक्टर था उसको ही आगे एक्सटेंड कर दिया तो I2 लिखूंगा मैं। तो आप देखिए ये I2 का वेक्टर है। तो आप देखिए ये जो वेक्टर मैंने बताया है ये देखिए ये I2 X02 आप देखिए ये है आपका रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। करंट 90 डिग्री पीछे दिखना चाहिए तो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये करंट वेक्टर है और ये है आपका रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप I2 X02 का वेक्टर। देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। आप देखिए एरो का टिप ये I2 X02 के पास है तो वो आगे हुआ और टेल जो है वो करंट वेक्टर I2 के पास है तो इसका मतलब वो पीछे हुआ। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है आपके वोल्टेज ड्रॉप I2 X02 से। तो यही चाहिए था, आपका जो करंट है I2 ये 90 डिग्री पीछे चाहिए था आपके वोल्टेज ड्रॉप I2 X02 से, क्योंकि वो रिएक्टिव ड्रॉप है, इंडक्टिव ड्रॉप है तो करंट 90 डिग्री पीछे। तो इस तरीके से देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए अभी हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ये ऐड हो चुके हैं, दोनों वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप ये दोनों ऐड हो चुके हैं V2 में। ये देखिए ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप जो है 20 वोल्ट ये ऐड हो चुके हैं V2 में, 80 में ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखिए V2 जो वेक्टर है उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप मैंने ऐड किया I2 R02, वो खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां से क्या स्टार्ट कर दिया, रिएक्टिव ड्रॉप का वोल्टेज वेक्टर स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि V2 जो वेक्टर है उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड किया बाद में रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया। इसका ही मतलब ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप ये V2 में ऐड हो चुके हैं। तो अभी आपको E2 मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट ये V2 में 80 में ऐड हो चुके हैं। तो आपको क्या मिलेगा, E2 मिलेगा, 100 मिलेगा, क्योंकि 20 जब 80 में ऐड होगा तो 100 मिलेगा, E2 मिलेगा। तो वही हुआ है। आप देखिए ये जो V2 वेक्टर है उसमें रेजिस्टिव ड्रॉप I2 R02 ये ऐड हुआ है, फिर उसके बाद रिएक्टिव ड्रॉप I2 X02 ये ऐड हुआ है तो आपको क्या मिला है, E2। तो इस तरीके से देखिए ये ज्वाइन कर लिया है वेक्टर E2। तो इस तरीके से देखिए फेजर डायग्राम जो है, बेसिक फेजर डायग्राम वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये तो हुआ फेजर डायग्राम कंप्लीट। अभी आप लोगों को ये फेजर डायग्राम का यूज करना है ताकि आप लोग अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप E2 माइनस V2 को फाइंड आउट कर सके, उसका फॉर्मुलेशन फाइंड आउट कर सके। तो ठीक है, देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये आपका पावर फैक्टर एंगल φ2 है, V2 और I2 के बीच में ये जो एंगल है पावर फैक्टर एंगल ये है φ2। तो देखिए ये जब एंगल φ2 है तो ये भी एंगल φ2 होगा, सिमिलर एंगल्स है। तो इस तरीके से मैंने ये φ2 है तो यहां पे भी क्या बता दिया है, φ2।
तो चलिए यहां तक हम लोग अभी फाई टू तक आ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद जो है अभी हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, हम लोगों को अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, मतलब E2 माइनस V2। तो देखिए E2 मतलब क्या है और V2 मतलब क्या है, देखिए बिल्कुल बेसिक बेसिक टेक्निक, सबसे इजी कंसेप्ट से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है E2 माइनस V2, जिसका जिक्र मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही किया था। तो आप देखिए E2 मतलब क्या और V2 मतलब क्या है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको सीखना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करने वाले हैं, हम लोग वोल्टेज ड्रॉप का जो कंपोनेंट है रेफरेंस के ऊपर वो कंसिडर करेंगे सबसे पहले। मतलब क्या, आप देखिए ये रेजिस्टिव ड्रॉप है I2R02, तो ये जो रेजिस्टिव ड्रॉप है I2R02 उसको हम लोग रेफरेंस वेक्टर के ऊपर लेके आते हैं। तो देखिए ये I2R02 देखिए ये यहां इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया है, तो ये देखिए AB, ये क्या है, AB जो है ये आपका कंपोनेंट है, रेफरेंस कंपोनेंट है आपके रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप का। तो ये देखिए ये जो I2R02 है इसका हम लोग रेफरेंस कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, जो क्या रहेगा AB। तो ये वेक्टर तो A के पास ही है, लेकिन ये जो आपका I2R02 है देखिए इसको यहां ज्वाइन कर लिया है, रेफरेंस वेक्टर से ज्वाइन कर लिया है। तो आप एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलो कि रेजिस्टिव ड्रॉप को आपने रेफरेंस वेक्टर के ऊपर आप लेके आए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आप देखिए इस तरीके से देखिए, तो ये जो वेक्टर था I2R02 इसको आप रेफरेंस के ऊपर लेके आए, तो ये AB हो गया। ठीक उसी तरह ये जो आपका रिएक्टिव ड्रॉप है उसको भी रेफरेंस के ऊपर लेके आना है। तो देखिए ये तो आ ही चुका है B तक, इसको नीचे लेके आते हैं तो ये C हो गया। तो इसका ही मतलब क्या है, AB जो है ये है रेजिस्टिव ड्रॉप का रेफरेंस कंपोनेंट, और ये जो BC है वो क्या रहेगा, आपका जो रिएक्टिव ड्रॉप है उसका रेफरेंस कंपोनेंट। तो ठीक है, देखिए तो E2 माइनस V2 ये हम लोगों को चाहिए, E2 माइनस V2 अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप ये हम लोगों को चाहिए। तो आप देखिए V2 जो है, V2 मतलब हम लोग A बोल सकते हो, देखिए V2 को मैंने A लिखा है, और ये जो E2 है इसको अगर आप नीचे लेके आते हो तो क्या हुआ C, इसलिए मैंने E2 को क्या लिखा है C। बेस्ट टेक्निक है समझने की। अगर आपको E2 माइनस V2 चाहिए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि E2 क्या है फेजर डायग्राम में और V2 क्या रहेगा। तो आप देखिए V2 ये A है और आपका E2 जो है वो है C। तो आप देखिए E2 C है और आपका V2 जो है वो है A। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए E2 माइनस V2 अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, कितना हुआ। तो E2 माइनस V2 अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल सिंपल है, E2 माइनस V2 मतलब क्या हुआ, E2 माइनस V2 मतलब E2 और V2 का डिफरेंस, या E2 और V2 के बीच में क्या है। जैसे कि आप देखिए E2 और V2 के बीच में क्या है, ड्रॉप है, तो हाँ ड्रॉप ही चाहिए ना। E2 और V2 के बीच में क्या है, ड्रॉप है, वही चाहिए। E2 और V2 के बीच में क्या है, मतलब ये आप देखिए E2 और V2 के बीच में क्या है, ड्रॉप है, आपको ड्रॉप चाहिए, मतलब ये क्या चाहिए, C और A के बीच में क्या है, E2 और V2 के बीच में क्या है। आप देखिए E2 और V2 के बीच में क्या है, ड्रॉप है। तो E2 और V2 के बीच में ड्रॉप है, तो आपको E2 और V2 के बीच में मतलब भी आप अल्टरनेटिव में से क्या बोल सकते हैं, C और A के बीच में क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये है A और ये है C, तो C और A, देखिए C और A इसके बीच में क्या है, इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन आपको चाहिए। मतलब क्या चाहिए, इतना पोर्शन मतलब क्या, AB प्लस BC। तो देखिए यहां पे लिखा है AB प्लस BC, तो कितने इजी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए AB प्लस BC ये क्या हुआ, ये फॉर्मुलेशन हुआ आपके अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप का या आपके वोल्टेज ड्रॉप का। देखिए और एक बार मैं रिपीट करता हूं, अब देखिए ध्यान दीजिए प्लीज। आपको E2 और V2 के बीच में क्या चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप है, आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, मतलब E2 और V2 के बीच में क्या है वो कैलकुलेट करना है, E2 माइनस V2 कैलकुलेट करना है। तो E2 माइनस V2 मतलब C और A के बीच में क्या है, तो C और A के बीच में क्या है आप फेजर डायग्राम में देख लीजिए खुद ही। ये देखिए ये है आपका C और ये है आपका A, तो C और A के बीच में क्या है, इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन C और A के बीच में, C और A के बीच में इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन मतलब क्या, AB प्लस BC। तो यहाँ पे देखिए लिखा, तो E2 माइनस V2 ये क्या हुआ, AB प्लस BC हुआ। तो फेजर डायग्राम में अभी AB और BC को आपको फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो उसी के लिए हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए ये सिमिलर एंगल्स था, तो अभी देखिए अगर यहाँ cos phi 2 अगर आप करते हो तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप cos phi 2 करते हो यहाँ पे तो cos phi 2 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये phi 2 है तो ये आपका अपोजिट साइड हुआ, ये एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट क्या हुआ AB, तो ये देखिए AB लिखा है एडजेसेंट, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ I2R02। तो इस तरह से देखिए तो AB मिल गया I2R02 cos phi 2, तो इस तरह से AB मिल गया cos phi 2 करने से।
तो ठीक इस तरह से आप देखिए ए बी तो मिल चुका है, अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए बीसी। तो बीसी भी फाइंड आउट करना है। तो बीसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा वो देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको बीसी चाहिए, तो बीसी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होगा वो देखिए। तो ये सिमिलर एंगल्स थे, तो क्या किया है, आपको अगर बीसी चाहिए तो मैंने क्या किया देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया हुआ है। अब देखिए बीसी का इक्वल क्या हुआ, बी डैश सी डैश। क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर किया है, तो कैसा रहेगा देखिए, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि अगर पूरा बीसी कवर करना है तो ये वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। तो किस तरीके से किया है, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये फाई 2 है तो ये फाई 2 रहेगा, ये अल्टरनेट एंगल्स है। हम लोग ये फाई 2 है तो ये फाई 2 लिया था हम लोगों ने सिमिलर एंगल्स का। तो अगर ये फाई 2 है तो क्या हुआ, अगर ये फाई 2 है तो ये लगभग अल्टरनेट एंगल्स फाई 2 रहेगा। तो अब देखिए ये अगर फाई 2 है, अगर ये फाई 2 है तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि फाई 2 के जितना रहेगा ऑलमोस्ट। तो अगर आप ये एंगल कंसीडर करते हैं और अगर यहाँ पे साइन फाई 2 करते हैं तो आपका काम बन सकता है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, ये बीसी चाहिए, तो बीसी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते आप डायरेक्टली, तो इसको नीचे हम लोग बी डैश सी डैश, ये बी को नीचे बी डैश और ये सी को हम लोग सी डैश बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे साइन फाई 2 करते हो तो क्या होगा, साइन फाई 2 करते हो तो अभी ये अपोजिट साइड हो जाएगा। देखिए साइन फाई 2 का ये अपोजिट साइड हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा, बी डैश सी डैश। तो बी डैश सी डैश मतलब बीसी। तो देखिए ये बीसी लिखा है मैंने इंस्टेड ऑफ बी डैश सी डैश। तो ये हो गया अपोजिट साइड अपॉन क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। तो ये देखिए साइन फाई 2 का ये हो गया अपोजिट साइड बी डैश सी डैश, इसके बदले में मैंने बीसी लिखा हुआ है। ये देखिए बीसी लिखा हुआ है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज रहा, क्योंकि देखिए ये अगर ये sin फाई 2 है तो देखिए अगर आप sin फाई 2 करते हो तो ये एंगल है, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट होगा और ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो आपको अपोजिट और हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि sin फाई 2 आप कर रहे हो। तो sin फाई 2 अगर आप करोगे तो ये अपोजिट होगा, तो b डैश c डैश के बदले में bc हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज जो रहेगा I2 x02। ये देखिए तो इस तरह से आपको bc मिलेगा। तो bc क्या हुआ, I2 x02 sin फाई 2, ये हो जाएगा आपका bc। इस तरीके से देखिए आपको मिल गया ए बी और बीसी भी। अभी आप देखिए E2 माइनस V2 को आप लिख सकते हैं, ए बी प्लस बीसी का मतलब क्या हुआ, ए बी क्या है I2 R02 cos फाई 2, आप देखिए, और ये हुआ बीसी I2 X02 sin फाई 2। तो इस तरीके से देखिए E2 माइनस V2 अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आप लोगों को मिल चुका है, बिल्कुल सिंपल है। तो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप जो है E2 माइनस V2 जब लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का हो खास करके, तब आपको मिल चुका है I2 R02 cos फाई 2 प्लस I2 X02 sin फाई 2। अब देखिए ये प्लस साइन काफी इंपॉर्टेंट है। जब लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का रहता है तब ये साइन जो है ये प्लस आपको दिखेगा। ठीक है, ये साइन देखिए प्लस आपको दिखेगा। अब ये जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप जो आप लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, फॉर्मुलेट किया है, आप इसको यूज कर सकते हो वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, वोल्टेज रेगुलेशन E2 माइनस V2 अपॉन E2, वेयर E2 क्या है, नो लोड वोल्टेज, V2 रहेगा फुल लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज, ये हम लोगों ने पहले देखा है। वोल्टेज कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट 1, ये वीडियो मैंने जब अपलोड किया है तो उसमें पूरा कवर किया हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट। उसमें ये फॉर्मुलेशन जो है वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आज तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं। तो आप देखिए, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का ये फॉर्मुलेशन था, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज इनटू 100 परसेंटेज में चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन डाउन, क्योंकि हम लोग ये जो चेंज इन वोल्टेज है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड उसको कंपेयर कर रहे हैं नो लोड के साथ। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। तो देखिए, तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन डाउन है उसमें अभी E2 माइनस V2 जो है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप था, वो हम लोग पुट कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम लोगों के पास E2 माइनस V2 अभी ये अवेलेबल है। तो E2 माइनस V2 के जगह पे ये पूरा आप अवेलेबल है, ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो जब लोड ये इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का जब रहता है। और उसका फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा I2 R02 cos फाई 2 प्लस I2 X02 sin फाई 2 अपॉन E2 नो लोड वोल्टेज। बिल्कुल सिंपल है। ये प्लस के ऊपर जरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये प्लस तब यूज आता है जब लोड ये इंडक्टिवली डोमिनेंट रहता है। हम लोग देखेंगे आगे कुछ लेक्चर्स में, जब लोड ये कैपेसिटिवली डोमिनेंट रहेगा तो फॉर्मुलेशन वही मिलेगा, लेकिन ये प्लस के जगह पे आपको माइनस मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। और ये भी याद रखिएगा
इससे पहले जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने ये कंसिडर किया था कि वोल्टेज रेगुलेशन ये पॉजिटिव रहता है जब लोड ये इंडक्टिवली डोमिनेंट और रेजिस्टिव रहता है। तो अभी हम उसका भी जस्टिफिकेशन देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम। आप जस्ट वॉच कीजिए फेजर डायग्राम को तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप देखिए ये जो वेक्टर है ये v2 का वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये e2 का है। तो आपको यहां से बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है कि e2 का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। आप देखिए ये वेक्टर का लेंथ बड़ा है, ये वेक्टर बड़ा है, लेंथी वेक्टर है एज कंपेयर टू वेक्टर v2। तो जब e2 का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर ज्यादा है v2 से तो डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन ये पॉजिटिव ही रहता है जब लोड जो है वो इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का रहता है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से देखिए आज के वीडियो में मैं यहीं पे रुकूंगा। आपको काफी अच्छे से मुझे लगता है कि समझ चुका है कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जब लोड ये इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का हो, और साथ में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ये क्यों होता है जब लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट नेचर का रहता है। ये भी आपको अच्छे से समझ चुका है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आऊंगा जल्दी ही आपके सामने। हम लोग आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे 2 लेक्चर्स, उसमें मैं अगेन अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप का कैलकुलेशन ही कंसिडर करने वाला हूं, लेकिन जब लोड ये कैपेसिटिवली डोमिनेंट नेचर का हो और जब लोड ये रेजिस्टिव नेचर का है उसके लिए। अगर आज के वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लेक्चर में यहीं पे मैं अभी रुक रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।